हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ITI फाइटर यूट्यूब चैनल में। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सरफेस गेज के बारे में और इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से क्लास बीच में नहीं हो पाई, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि डेली कंटिन्यू हो और कंटिन्यू होती रहेगी अगर आपका सपोर्ट भी अच्छा रहेगा। क्योंकि वीडियो में जब 200-250 प्लस व्यू होता है तो फिर मोटिवेशन डाउन हो जाता है ना। तो कम से कम 500 प्लस व्यू 12 घंटे के अंदर आ जाया करे तो हम क्या है कोशिश करते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी से अपलोड कर दें। तो दो प्रॉब्लम रहता है, एक इंटरनेट, दूसरा व्यू का रहता है। तो फ्री क्लास समझ के आप लोग देखते नहीं हो, फ्री होता नहीं है वो, उसमें बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का नया चैप्टर है चीजल। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। केवल यहाँ पे पढ़ाई वाले वीडियो ही आ रहे होंगे, आप देखिए चैनल पे जाइए, कोई और आपको अदर वीडियो नहीं दिखेगा, केवल आपको केवल यहाँ पे क्लास से रिलेटेड वीडियो ही दिखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम पढ़ रहे थे चीजल के बारे में, हम लोग को पढ़ना था। ठीक है, दिख रहा होगा अच्छे से। कोल चीजल हाथ एक कर्तन औजार है जो किसी फीटर द्वारा चीपिंग या कर्तन जैसी संक्रियाओं हेतु किया जाता है। तो कोल चीजल से हम क्या करते हैं, चीपिंग वगैरह करते हैं ना। तो ये कोल चीजल जो हम लोग वर्कशॉप में यूज करते हैं वो हमारी कोल चीजल होती है। एक होती है हमारी कोल चीजल, एक होती है हॉट चीजल, है ना। चीजल हमारी दो टाइप की होती है, एक हमारा कोल्ड सेट और एक होता है हॉट सेट। कोल्ड चीजल में हमारी लगभग 7 टाइप की हमारी चीजल पाई जाती है, उसी को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। कोल्ड सेट और हॉट सेट में अंतर क्या होता है कि जो कोल्ड सेट जो ठंडी चीजल होती है उसे हम हार्डो टेम्पर करते हैं, और जो हॉट सेट होती है जो गर्म चीजल होती है उसे हार्डो टेम्पर करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो खुद ही गर्म होती है ना। गर्म छेनी होती है, क्योंकि नाम ही से है हॉट सेट, तो उसे हार्ड टेम्पर नहीं किया जाता है। ठीक है, अपने आप वो हॉट टेम्पर होती रहती है। तो ये हो गया हॉट सेट और कोल्ड सेट के बारे में। नेक्स्ट क्या है कि चीपिंग, यह वह संक्रिया है जिसमें अतिरिक्त पदार्थ को हथौड़े एवं छेनी की सहायता से काटकर हटाया जाता है। चीपिंग की गई सतह खुरदरी होती है जिसको रेतकर चिकना किया जाता है। जो हम चीपिंग करते हैं वो सतह कैसी होती है, खुरदरी होती है। फिर हम उसको खुरदरी सतह को किससे हटाएंगे, हम फाइलिंग से हटाएंगे, फाइल के द्वारा से हम उसको फेस को चिकना करेंगे। ठीक है, तो चीजल का हमेशा किसके साथ प्रयोग करते हैं, हम हैमर के माध्यम से हम चीपिंग करते हैं ना। हैमर कौन सा प्रयोग करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब आप चीजल से चीपिंग कर रहे हो तो वहाँ पर हम हैमर का जो प्रयोग करते हैं वो कौन सा हैमर है, आप लोग कमेंट करके बताइए। छेनी के अंग के बारे में देख लेते हैं। तो छेनी का अंग, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो कटिंग एज है ये कितने भाग तक हमारा टेम्पर करते हैं। तो 30 से 35 mm, 30 से 35 मिलीमीटर लगभग यहाँ पे हम इसको हार्डो टेम्पर करते हैं, ये कटिंग एज। ठीक है, तो चीजल के कितने भाग को हम हार्डो टेम्पर करते हैं, तो 30 से 35 मिलीमीटर यहाँ पे हम इसको हार्डो टेम्पर करते हैं कटिंग एज को। और ये हमारा कटिंग एज हो गया, और इसके अलावा यहाँ पर ये हमारा हेड होता है और बीच वाला भाग हमारा बॉडी होता है। नेक्स्ट है हमारा, इस छेनी के निम्नलिखित भाग हैं, बॉडी है तथा यहाँ पे पॉइंट और कटिंग एज होता है। पॉइंट यहाँ पे इन्होंने दिखाया है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे छेनी जो कि चीजल किसकी बनी होती है, तो चीजल हमारी हाई कार्बन स्टील की बनी होती है, क्रोमियम वैनेडियम स्टील की बनी होती है। ठीक है, अब मोस्टली जो एग्जाम पूछेगा चीजल किसकी बनी होती है, तो हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। ऑप्शन नहीं दिया तो आप क्या लगा दोगे, क्रोमियम वैनेडियम स्टील। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जो जब सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि छेनियों का क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा होता है, तो छेनियों का क्रॉस सेक्शन षष्ठभुजाकार या अष्टभुजाकार होता है। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा तो वहाँ पे आपको लगाना होगा। तो चीजल का क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा होता है, चीजल का क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब कि कितनी भुजाएं होती, इस टाइप से आप समझ सकते हो, षष्ठभुजाकार या अष्टभुजाकार होता है। कटिंग सिरे हार्ड और टेम्पर की होते हैं। जो चीजल का कटिंग एज होता है ना, जो हमने बताया कि 30 से 35 मिलीमीटर होता है, इसे हम क्या रखते हैं, इसे हार्ड और टेम्पर करते हैं। ठीक है, पूरी चीजल को हार्ड और टेम्पर नहीं करते, कितने कटिंग सिरे वाले भाग को, केवल कटिंग एज को करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा साधारण प्रकार की छेनियाँ, कॉमन टाइप्स ऑफ चीजल। साधारण प्रकार की छेनियाँ कितनी होती है, तो साधारण प्रकार की छेनियाँ हमारी निमी के अकॉर्डिंग कितने यहाँ पे दिया है इन्होंने, 4 दिया है। ठीक है, तो ये हमारी 4
जो चीजल है बहुत मेन चीजल है, तो इन्होंने बताया साधारण प्रकार की छेनियाँ 4 होती हैं। अगर कोल्ड चीजल की बात करें, कोल्ड चीजल जो हमारी कितने टाइप की होती है, लगभग रॉयल के अकॉर्डिंग 7 टाइप की है ना, जिसमें हमारी क्रॉस कट चीजल, डायमंड चीजल तो इन्होंने दिया है। इसके अलावा कौन कौन सी होती है, वेब चीजल, काउ माउथ चीजल, साइड कट चीजल, तो ये भी हम आगे आप लोग को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए फ्लैट चीजल के बारे में जान लेते हैं। फ्लैट चीजल क्या होता है। फ्लैट चीजल का फिगर देख लीजिए। अब क्या होता है एग्जाम में कि ये फिगर दे देता है और आपसे पूछेगा बताइए कौन सी चीजल है ना। तो इन जब भी चीजल का फिगर का क्वेश्चन पूछा जाए तो हमेशा हम किससे पहचानेंगे, कटिंग एज से पहचानेंगे। ठीक है, तो उसका कटिंग एज देख के बताएंगे तो ये हमारा इसका कटिंग एज कैसा है, फ्लैट है, तो हम इसे क्या कहेंगे, फ्लैट चीजल कहेंगे। इसी टाइप का यहाँ पे हमारा क्रॉस कट चीजल या केप चीजल है, जिसका दूसरा नाम होता है, आपको पता होगा। तो इसका कैसे जानेंगे, इसका देखिए, इसका चेहरा देखिए कैसा है ना। क्रॉस कट इसका जो चेहरा है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, पॉइंट है, उसका पॉइंट याद रखना है ना। तो क्योंकि हम क्रॉस कट चीजल का प्रयोग कहाँ करते हैं, कीवे वगैरह बनाने के लिए करते हैं, चौरस ग्रुप बनाने के लिए करते हैं ना, आयताकार या चौरस ग्रुप, तो वहाँ पर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, क्रॉस कट चीजल या केप चीजल, तो याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम 2 देख लिए। अब इसका यूज कहाँ पर करते हैं, फ्लैट चीजल का। इनका उपयोग बड़ी सपाट सतहों से पदार्थ हटाने एवं वेल्ड जोड़ एवं ढलाई से अतिरिक्त धातु की चीपिंग करने हेतु किया जाता है। तो जो हमारी फ्लैट चीजल का यूज कहाँ पर करते हैं, बड़ी सपाट सतह, बड़ी सपाट मतलब लंबी लंबी जो हमारी फ्लैट सरफेस होती हैं, उनमें अगर हमें मटेरियल को हटाना है, कटिंग करना है, वहाँ पर करेंगे। ठीक है, बड़ी सपाट सतहों से पदार्थों को हटाने एवं वेल्डिंग जो जोड़ है, अगर कोई वेल्ड जोड़ है तो वहाँ पर हम किस चीजल का यूज करते हैं, फ्लैट चीजल। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि वेल्ड जोड़ में हम किस चीजल का यूज करते हैं, वेल्ड जोड़ में हम फ्लैट चीजल का यूज करते हैं, केवल इतना क्वेश्चन पूछेगा। और क्या पूछ सकता है, ढलाई से अतिरिक्त, कास्टिंग से अतिरिक्त, ढलाई मतलब कास्टिंग से अतिरिक्त धातु की चीपिंग करने के लिए, तो कास्टिंग में भी हम फ्लैट चीजल का यूज करते हैं। ठीक है, तो ढलाई से जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा मटेरियल को रिमूव करना होता है, कास्टिंग में अतिरिक्त या एक्स्ट्रा मटेरियल रिमूव करने के लिए हम फ्लैट चीजल का प्रयोग करते हैं। वेल्ड जोड़ से हमें मटेरियल को हटाना है तो हम फ्लैट चीजल, और बड़ी सपाट सतहों में हटाना है तो हम यहाँ पे फ्लैट चीजल का यूज करेंगे। याद हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्रॉस कट तथा कैप चीजल, जिसका दूसरा नाम होता है, हमने आपको बताया। इसका यूज कहाँ पर करते हैं, इनका यूज हम कीवेज में करते हैं। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार कि हम कीवे बनाने के लिए हम किस चीजल का यूज करते हैं, तो कीवे बनाने के लिए हम क्रॉस कट या केप चीजल का यूज करते हैं। और ग्रूव बनाने के लिए या झिर्री काटने हेतु करते हैं, तो ग्रूव या झिर्री काटने के लिए हम किसका यूज करते हैं, क्रॉस कट चीजल का। तो सबसे ज़्यादा इसमें पूछा जाने वाला क्या है, कीवेज बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, क्रॉस कट चीजल या केप चीजल। अगर इसके कटिंग एज की चौड़ाई की बात करें तो इसके कटिंग एज की चौड़ाई होती है 4 से 12 मिलीमीटर। कटिंग एज की चौड़ाई हमने बताया कि कटिंग एज को ही हम हार्डो टेम्पर करते हैं, और इसकी कटिंग एज की चौड़ाई होती है 4 से 12 मिलीमीटर। ठीक है, इसकी कटिंग एज की चौड़ाई कितनी होती है, 4 से 12 मिलीमीटर। अगर हम फ्लैट चीजल की बात करें तो फ्लैट चीजल की जो कटिंग एज की चौड़ाई होती है ये 16 से 32 मिलीमीटर होती है। 16 से 32 मिलीमीटर है ना, 16 से 32 मिलीमीटर क्या होती है फ्लैट चीजल की कटिंग एज की चौड़ाई। और क्रॉस कट चीजल या केप चीजल की कटिंग एज की चौड़ाई होती है 4 से 12 मिलीमीटर। अगर चीजल की लंबाई पूछे तो औसतन सामान्यतः चीजल की लंबाई 100 से 400 होती है ना, जिसमें हमारी फ्लैट चीजल आती है। तो फ्लैट चीजल की अगर लंबाई पूछेगा तो 100 मिलीमीटर से 400 मिलीमीटर तक हमारी फ्लैट चीजल की लंबाई होती है। ठीक है, तो ये लंबाई हो गया। अगर क्रॉस कट चीजल में जैसे एंगल वगैरह पूछ लिया जाता है कि क्रॉस कट चीजल का फोर्जिंग एंगल कितना होता है, काफ़ी बार पूछा जाता है। तो क्रॉस कट चीजल का फोर्जिंग एंगल 30 डिग्री होता है, याद रखना है। क्रॉस कट चीजल का फोर्जिंग एंगल कितना होता है, फोर्जिंग एंगल हमारा इसका 30 डिग्री होता है। अगर इसका कटिंग एंगल पूछा जाए, ये क्या लिख के पूछा जाए, केवल क्रॉस कट चीजल लिखा हो, मेटल का नाम नहीं दिया हो, केवल ये पूछा हो कि क्रॉस कट चीजल का कटिंग एंगल कितना होता है। तो अगर हमेशा कटिंग एंगल पूछेगा तो हम कितना बताएंगे, कटिंग एंगल बताएंगे 60 डिग्री। ठीक है, फोर्जिंग एंगल 30 डिग्री, कटिंग एंगल 60 डिग्री। ठीक है, ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, हाफ राउंड चीजल क्या होती है। हाफ राउंड चीजल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं, वक्राकार खांचे, तेल नालियाँ काटने के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछा जाता है कि ऑयल गुरु, इसी तेल नालियों को क्या बोलेंगे हम, ऑयल
है ना, ऑयल गुरु बोलेंगे हम इसको, ऑयल गुरु कह देते हैं, जो आप लोग मोस्टली पढ़ते हो कि ऑयल गुरु में हम ऑयल गुरु की कटिंग करना है तो वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, हाफ राउंड चीजल का यूज करते हैं, या फिर राउंड चीजल भी आपको देखने को मिल जाता है ना। प्रीतम की बात करें रॉयल में तो उन्होंने राउंड चीजल को कहा है, तो राउंड चीजल, हाफ राउंड चीजल, ये थोड़ा सा मिस बेंच है, मतलब देखिए यहाँ पे हाफ राउंड लिखा है, लेकिन जब आप उसमें रॉयल में पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको राउंड चीजल पढ़ेगा, राउंड नोज चीजल पढ़ने को मिलेगा। तो ऑप्शन में एक ही मिलेगा, है ना। क्वेश्चन क्या पूछेगा, ऑयल गुरु को काटने के लिए किस चीजल का यूज करते हैं, तो क्या लगाओगे हम लगा, अगर ऑप्शन में राउंड चीजल नहीं तो आपको अगर ऑप्शन हाफ राउंड चीजल लिखता है तो हाफ राउंड लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे डायमंड पॉइंट चीजल, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, डायमंड पॉइंट चीजल से रिलेटेड। इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं, कोनों पर, जोड़ों पर पदार्थों को चौरस करने के लिए किया जाता है। तो अगर कोनों पे हमें मटेरियल को हटाना है तो बहुत ही बार पूछा जाने वाला है कि कोई हमारा जॉब है उस पर, या कोई भी किसी प्रकार की भी जॉब हो सकता है, अगर हमें कोनों पर हमें मटेरियल को रिमूव करना है तो वहाँ पे हम किस चीजल का यूज करेंगे, वहाँ पर हम करेंगे डायमंड पॉइंट चीजल का नाम, डायमंड पॉइंट चीजल। अब इसका नाम क्यों होता है, क्या हमारा चीजल हीरे का बना होता है इसलिए इसे हम डायमंड पॉइंट चीजल कहते हैं, बताइए क्यों हम इसे कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो कटिंग एज पहले होता है वो तो वी आकार में ग्राइंड होता है, हैं, इसका जो कटिंग एज होता है बिल्कुल हीरे की तरह तेज होता है, इसका जो कटिंग एज होता है वो कैसा होता है, बिल्कुल हीरे की तरह तेज होता है, इसलिए इसे हम डायमंड पॉइंट चीजल, इसलिए इसे क्या नाम देते हैं, डायमंड पॉइंट चीजल। ये जो आप ये देख रहे हो, ये जो हमारा इसका कटिंग एज होता है, जो पॉइंट होता है बिल्कुल कैसा होता है, हीरे की तरह तेज होता है, हीरे की तरह तेज होता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि डायमंड पॉइंट चीजल को हम डायमंड क्यों कहते हैं, क्या ये हमारी डायमंड की बनी होती इसलिए कह रहे हैं, या हमारी इसकी कटिंग एज डायमंड की बनी होती, इस टाइप से ऑप्शन देता है। और एक क्वेश्चन है आपका, है ना, तो क्या वहाँ पे आंसर लगाएंगे हम लगाएंगे कि जो हमारा चीजल का कटिंग एज होता है वो हीरे की तरह तेज होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, डायमंड पॉइंट चीजल कहते हैं। ये डायमंड पॉइंट चीजल का यूज आप देखोगे बिल्कुल छोटा सा है, तो जब छोटा सा कोई कटिंग एज का होगा, है ना, कटिंग एज बिल्कुल पतला सा होगा तो उसका यूज कहाँ पर करेंगे, देखो कॉर्नर पे कर रहे हैं, किनारों पे हम कर रहे हैं ना, तो कॉर्नर पे हम किसका प्रयोग करते हैं, कोनों पर हम डायमंड पॉइंट चीजल का यूज करते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि डायमंड पॉइंट चीजल का कटिंग एज कैसा होता है, तो ये हमारा वी शेप में होता है, आप फिगर में भी देख रहे होगे, तो इसका कटिंग एज कैसा होता है, वी आकार में ग्राइंड होता है, और इसका यूज हम कहाँ पर करते हैं, वर्गाकार ग्रुव के कोने, कोई हमारा स्क्वायर शेप में जॉब है तो वहाँ पर हम इसका यूज करेंगे, वर्गाकार जॉब के कोने बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अगर कटिंग एज की चौड़ाई पूछे तो इसकी कटिंग एज की चौड़ाई 6 से 16 मिलीमीटर होती है ना। हमने क्या बताया था क्रॉस कट चीजल में कि 4 से 12 मिलीमीटर हमारी क्रॉस कट चीजल की कटिंग एज की चौड़ाई होती है, और डायमंड पॉइंट चीजल में कटिंग एज की चौड़ाई 6 से 16 मिलीमीटर होती है। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, इनग्रेविंग अगर पूछा जाए कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनग्रेविंग, है ना, इनग्रेविंग में हम किस चीजल का प्रयोग करते हैं, तो इनग्रेविंग में हम डायमंड पॉइंट चीजल का यूज करते हैं। अगर एग्जाम में पूछ लिया गया तो बहुत से स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे, लेकिन आप पढ़ रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो गया डायमंड पॉइंट चीजल के बारे में सब कुछ हम लोग ने जान लिया, जितने भी क्वेश्चन बन जाते हैं वो हमने आपको यहाँ पर बता दिया। नेक्स्ट चीजल हमारी यहाँ पर क्या है, ठीक है, तो यूज के बारे में हम लोगों ने जान लिया कि इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं, कोनों पर करते हैं, या जोड़ों पर पदार्थों को चौरस करने के लिए, मतलब कि जहाँ पर जोड़ वगैरह लगा रहे हैं वहाँ पर अगर मटेरियल को कैसा करना है, चौरस करने, स्क्वायर बनाना है, ठीक है, तो वहाँ पर हम इसका वही समझ लीजिए कि स्क्वायर ग्रुव बनाने के लिए हम यूज करते हैं डायमंड पॉइंट चीजल। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारा वेव चीजल, वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन बहुत बार रिपीटेड, आप लोग को अच्छे से आता है कि चेन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं वेव चीजल। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे नया आपको देखने को मिलेगा, जब आप रॉयल पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको ये चीज़ नहीं मिलेगा। एग्जाम में क्या पूछ सकता है कि वेव चीजल का दूसरा नाम क्या होता है, वेव चीजल का दूसरा नाम क्या होता है, आपको नया कुछ सीखने को मिलेगा, इस क्लास से बिल्कुल मिलेगा। वेव चीजल का दूसरा नाम होता है पंचिंग चीजल, देख रहे हो आप क्या है, इसके कहते हैं पंचिंग चीजल। तो ऐसे एग्जाम में पूछ सकता है कि पंचिंग चीजल हम
हम किस चीज़ल को कहते हैं, वेब चीज़ल का कहते हैं। या पंचिंग चीज़ल का यूज कहाँ पर करते हैं, चेन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने के लिए किया जाए। चेन ड्रिलिंग क्या होता है, देखिए जब हम एक ही लाइन से हम कुछ दूरी पर कुछ गैप पर जब हम ड्रिल करते हैं, होल करते हैं, तो वो हमारी चेन ड्रिलिंग कहलाती है। और फिर हमारा जो वहाँ पे मटेरियल रिमूव करना होता है, देखो यहाँ ये हमारा वेब चीज़ल का फिगर है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये दोनों होल के बीच में जो गैप यहाँ पे मटेरियल है, इस मटेरियल को हम रिमूव करते हैं वेब चीज़ल के माध्यम से। तो चेन ड्रिलिंग आप समझ गए। और वेब चीज़ल से क्या करते हैं, जो दोनों होल के बीच में जो गैप बच रहा है उसको हम यहाँ पे हटाते हैं, क्योंकि हमें पूरा क्या यहाँ पे स्लॉट बनाना है, इस टाइप का मटेरियल को रिमूव करना है ना। तो यहाँ पर हम वेब चीज़ल का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, नेक्स्ट कौन सी चीज़ल है, नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। वेब चीज़ल हम लोगों ने बहुत देख लिया, डायमंड पॉइंट चीज़ल के बारे में देख लिया, और यहाँ पर है हमारा पॉइंट एंगल एंड मटेरियल के बारे में बताया गया। लेकिन देखिए और भी चीज़ल होते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया, तो वो भी हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। एक चीज़ल आपकी और कौन सी होती है, साइड कट चीज़ल। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, साइड कट चीज़ल, है ना, साइड कट चीज़ल। एक खास बात है कि साइड कट चीज़ल का भी हम लोग कीवे में करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या पूछेगा, ठीक है, साइड कट चीज़ल का यूज कहाँ पर करते हैं, तो साइड कट चीज़ल का हम इसका भी हम कीवेज वगैरह में करते हैं, वर्गाकार ग्रू के स्लॉट बनाने में करते हैं। इसका फोर्जिंग एंगल याद रखिएगा, साइड कट चीज़ल का फोर्जिंग एंगल होता है 25 डिग्री, इसका कटिंग एंगल होता है 60 डिग्री। तो कटिंग एंगल तो क्रॉस कट चीज़ल थी उसके समान हो गया, लेकिन फोर्जिंग एंगल क्रॉस कट चीज़ल का कितना बताया था, 30 डिग्री बताया था। लेकिन साइड कट चीज़ल का जो हमारा फोर्जिंग एंगल होता है वो कितना होता है, 25 डिग्री। याद रहेगा, बस केवल फोर्जिंग का डिफरेंस है, कटिंग एंगल हमारा वही रहेगा, ठीक है। तो ये याद रहेगा। जो हमारी साइड कट चीज़ल है किस चीज़ल की तरह होती है, साइड कट चीज़ल हमारी फ्लैट चीज़ल की तरह होती है। एग्जाम में पूछ सकता है कि साइड कट चीज़ल हमारी किस चीज़ल की तरह होती है, हमारी ये फ्लैट चीज़ल की तरह होती है। इसका जो कटिंग पॉइंट होता है बॉडी से एक और मुड़ा होता है। तो एग्जाम में पूछेगा कि ऐसी कौन सी चीज़ल है जिसका कटिंग पॉइंट बॉडी से एक और मुड़ा होता है, मतलब जो उसकी बॉडी होती है ना चीज़ल की, उससे क्या होता है, एक और मुड़ा होता है, एक साइड में मुड़ा होता है। तो वह हमारी कौन सी चीज़ल होती है, वो हमारी साइड कट चीज़ल होती है, ठीक है। तो एक और का अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप लगा दोगे ना कि कौन सी चीज़ल है जिसकी बॉडी से जो उसका जो कटिंग पॉइंट है वो बॉडी से एक और मुड़ा होता है, वो हमारी कौन सी चीज़ल होती है, साइड कट चीज़ल होती है, ठीक है। याद रहेगा। इसका भी हम यूज कीवेज वगैरह में करते हैं और वर्गाकार ग्रू के स्लॉट बनाने में भी करते हैं, ठीक है। वैसे कीवेज बनाने के लिए एग्जाम में आएगा तो आप क्या लगाओगे, क्रॉस कट चीज़ल लगाओगे। क्रॉस कट चीज़ल ऑप्शन में नहीं है, तो अगर साइड कट दिया है तो साइड कट चीज़ल आप लगा देना, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे जो चीज़ल का नाम नहीं दिया है वो भी हम यहाँ पे बता देते हैं, जो आप लोग काफ़ी बार पढ़े होंगे, काऊ माउथ चीज़ल, है ना। क्या पढ़ा होगा आपने, काऊ माउथ चीज़ल आपने बहुत बार पढ़ा होगा। इसका यूज हम कहाँ पर करते हैं, इसका हम यूज कहाँ पर करते हैं, काऊ माऊ चीज़ल का प्रयोग। इसकी जो आकृति होती कैसी होती है, ये गाय के मुंह की जैसी होती है, और इनका प्रयोग हम चादरों को गोल काटने तथा उनमें गोल सुराख बनाने में करते हैं। तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर एग्जाम में कैसे पूछेगा कि मान लो कोई पतली सीट है, कोई चादर है, तो उसमें हमको अगर मटेरियल को रिमूव करना, कैसे रिमूव करना, हमें गोल चादर काटना, मान लीजिए चादर है, ठीक है। अब इसमें हमको गोल कटिंग क्रिया करनी है, गोल मटेरियल काटना है ना। तो अब मान लीजिए फ्लैट चीज़ल यूज करेंगे तो उसका कटिंग एज ऐसा होता है, फ्लैट होता है ना, आयताकार होता है, तो क्या उसमें हमारा शेप ऐसा बनेगा। लेकिन जब हमारा काऊ माउथ चीज़ल यूज करेंगे तो उसका हमारा जो माउथ होता है वो कैसा होता है, गाय की तरह होता है, गाय के मुंह की तरह होता है। इसलिए जब हम इसका यूज करेंगे तो कहाँ पर यूज करेंगे, हम चादरों में गोल काटने के लिए, गोल किट, है ना, गोल शेप में अगर हमें मटेरियल को रिमूव करना है वहाँ पर काऊ माउथ चीज़ल का यूज करेंगे। नंबर 1 याद हो गया। दूसरा पॉइंट है, इसका हम कहाँ पर करते हैं, सुराख बनाने के लिए, ठीक है। कैसा सुराख, गोल सुराख बनाने के लिए। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर हम गोल शेप में काट रहे हैं तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, गोल सुराख बनाने के लिए करते हैं, ये भी याद रहेगा। थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है, कास्टिंग किए जाबों के भागों को उड़ाने के लिए। तो एग्जाम में क्या पूछता है, बहुत बार पूछा जाता है कि कास्टिंग किए हुए जाबों को भाग को उड़ाने के लिए किस चीज़ल का यूज करते हैं, तो काऊ माउथ चीज़ल का यूज करते हैं। क्या एग्जाम में पूछा जाएगा कि कास्टिंग किए जाबों के भागों को उड़ाने के लिए हम किस चीज़ल का यूज करते हैं, काऊ माउथ चीज़ल का यूज करते हैं। हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था फ्लैट चीज़ल के बारे में कि फ्लैट चीज़ल का भी प्रयोग हम किस में करते हैं, हम कास्टिंग में करते हैं। लेकिन अब जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कास्टिंग किए गए भागों को उड़ाने के लिए, है ना,
कास्टिंग किए गए जाबों को उड़ाने के लिए हम किस चीज़ल का यूज करते हैं, तो वहाँ पे हम लगाएंगे काऊ माऊ चीजल लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है। और ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट आपको याद रखना है कि हम अगर पूछा जाए एग्जाम में चमड़े या रबर से वासर काटना है ना, चमड़े या रबर से वासर वगैरह अगर हमें बनाना है, ठीक है, तो क्योंकि चमड़े का भी वासर होता है ना, और है ना, तो चमड़े या रबर से वासर काटना है तो वहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, काऊ माऊ चीजल का। क्योंकि वासर देखिए कैसा होता है, हमारा राउंड होता है, स्क्वायर गोल होता है ना, सर्किल में होता है, तो उसका शेप हमारा किस टाइप से बनेगा, वहाँ पर भी हम किसका यूज करें, काऊ माऊ चीजल का। तो वासर बनाने के लिए हम किस चीजल का यूज करते हैं, काऊ माऊ चीजल का यूज करते हैं। रिवटिंग में हम किस चीजल का यूज करते हैं, रिवटिंग में, तो रिवटिंग में भी हम काऊ माऊ चीजल का यूज करते हैं। तो काऊ माऊ चीजल के बहुत सारे यूज हैं, है ना, याद हो जाएंगे। चलिए रिवीजन करा देते हैं काऊ माऊ चीजल का। नंबर 1 पॉइंट, इसका यूज कहाँ पर करते हैं हम, गोल चादर काटने के लिए या गोल सुराख बनाने के लिए। दूसरा पॉइंट हमने क्या बताया था कि कास्टिंग किए गए जाबों को उड़ाने के लिए, है ना। तीसरा पॉइंट हमने क्या बताया था कि चमड़े या रबर से वासर काटने के लिए, चमड़े या रबर से वासर काटने के लिए। फोर्थ पॉइंट क्या है, रिवटिंग में, रिवटिंग में हम इसका यूज करते हैं। तो ये काऊ माऊ चीजल के पॉइंट हो गए, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट है वेब चीजल के बारे में, तो हमने बता ही दिया है। यही एक्स्ट्रा चीजल थी 3 जो इसमें नहीं था, वो हमने आपको बता दिया। ठीक है, हो गया ना सारे, हमने यहाँ पे आपको बता दिए। ठीक है, तो ये चीजल जितनी भी थी हमने यहाँ पे आपको बता दिया कि यहाँ पे इन्होंने 4 फिगर के नाम दिए थे, और हमने आपको साइड कट चीजल के बारे में बता दिया, काऊ माऊ चीजल के बारे में बता दिया। ठीक है, कोई ऐसी चीजल तो नहीं होगी जो हमने आपको यहाँ पे ना बताया, सारा कुछ यहाँ पे हमने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीजल की और नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे देख लेते हैं क्या इन्होंने बताया। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा है, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए छेनी का स्पेसिफिकेशन पूछा जाए तो छेनी का स्पेसिफिकेशन मतलब जैसे हम फाइल का स्पेसिफिकेशन पढ़ते हैं वैसे ही हमारा चीजल का स्पेसिफिकेशन। चीजल हमारी लंबाई के अनुसार पाई जाती है ना, लंबाई भी हम बताएंगे कि हमें कितनी लंबाई की चीजल चाहिए, और क्या बताएंगे हम बाज़ार में जब जाएंगे चीजल लेने, और हम उसको बताएंगे कि हमें कटिंग एज की चौड़ाई, जैसे कि हमने बताया ना कि हमारी फ्लैट चीजल की कटिंग एज की चौड़ाई कितनी होती है, 16 से 32 हमने बताया है ना। कटिंग एज किसकी बताई थी, 16 से 32 हमने बताई थी फ्लैट चीजल की। क्रॉस कट चीजल की कटिंग एज की चौड़ाई कितनी बताई थी, 4 से 12 बताई थी। इसी प्रकार से हमने डायमंड पॉइंट चीजल की कटिंग एज की चौड़ाई कितनी बताई थी, 6 से 16। तो यही 3 है, अगर एग्जाम पूछ भी लिया जाएगा कभी कभी तो इन्हीं 3 में से कोई एक चीजल पूछ लिया जाएगा, है ना। बाकी और भी होते हैं, राउंड नोट चीजल का भी आप याद कर सकते हो। तो बाकी 3 ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा याद करोगे तो आप लोग भूल जाओगे। ठीक है, हम चीजल का टाइप बताएंगे कि हमारा किस प्रकार की टाइप का चीजल चाहिए, और बॉडी के अनुप्रस्थ काट के द्वारा वर्णित किया जाता है। और चीजल का हम क्रॉस सेक्शन एरिया बताएंगे कि हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा है ना। तो ये 4 चीज़ें हमारी क्या होती है, स्पेसिफिकेशन चीजल का। तो कभी भी एग्जाम पूछा जाएगा चीजल का निम्न में से कौन सा स्पेसिफिकेशन है या कौन सा नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा होता है हमारा। लेंथ होती है, लंबाई, कटिंग एज की चौड़ाई, और उसका टाइप और क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर है हमारा चीजल का छेनी कोण, एंगल ऑफ चीजल। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं पॉइंट एंगल क्या है, बहुत बार पूछा जाने वाला है कि छेनी का सही कर्तन कोण, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में पॉइंट एंगल, चीपिंग किए जाने वाले पदार्थ के ऊपर निर्भर करता है। तो बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि चीजल का जो हमारा पॉइंट एंगल है किस पर निर्भर करता है। याद कर लीजिए, रट लीजिए क्वेश्चन कि चीजल का जो हमारा पॉइंट एंगल है वो किस पर निर्भर करता है, वो हमारा पदार्थ के ऊपर निर्भर करता है कि हमारा जॉब का मटेरियल कैसा है। मान लीजिए अगर हमारा कोई सॉफ्ट मेटल है ना, तो उसके लिए कटिंग एंगल कैसा रखेंगे हम, कुछ अलग कटिंग एंगल होगा। हमारा हार्ड मेटल होगा तो उसके लिए अलग होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर हम कास्ट आयरन की कटिंग क्रिया करने, अब कास्ट आयरन कैसा है हमारा, हार्ड मेटल है ना। तो कास्ट आयरन कैसा है हमारा, हार्ड मेटल, तो उसमें हम जब कटिंग क्रिया करेंगे तो बताइए चीजल का कटिंग एंगल कम रखेंगे, ज़्यादा रखेंगे। तो कास्ट आयरन की कटिंग करने के लिए हम कितना प्रयोग करेंगे, लगभग हमारा 60 डिग्री। तो चीजल का कटिंग एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। किसके लिए, जब हम कास्ट आयरन की कटिंग करेंगे। वही जब हमारा कोई सॉफ्ट
मेटल है। सॉफ्ट मेटल में कटिंग क्रिया कर रहे होंगे तो चीजल का कटिंग एंगल कितना होगा, कम होगा। कितना होगा, मान वो मेटल का नाम भी देगा, जैसे मेटल का नाम मान लीजिए एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम में कटिंग क्रिया करने के लिए लगभग 30 या 35 है ना। जिंक के लिए 35 होता है। अगर जिंक में कटिंग क्रिया करनी है तो वहाँ पर चीजल का पॉइंट एंगल 35 डिग्री रखते हैं। अगर एल्यूमिनियम में कटिंग क्रिया करनी है तो एल्यूमिनियम कटिंग क्रिया करने के लिए वहाँ पर हम 30 डिग्री रखते हैं। और ऑप्शन में वहाँ पे 35 दे देता है, 30 नहीं देता है ऑप्शन में, तो आप क्या लगा दोगे, 35 लगा दो। किस केस में, जब एग्जाम में पूछेगा कि हमें एल्यूमिनियम में कटिंग क्रिया करनी है तो चीजल का कटिंग एंगल कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे अगर 30 नहीं है तो आप 35 लगाओगे, और 30 और 35 दोनों है तो आप क्या लगाओगे, 30 लगाओगे। तो कैसे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, जिसका नाम बड़ा उसका एंगल छोटा, ऐसे याद रखोगे। एल्यूमिनियम को जो आप लिखोगे वर्डों में तो उसका नाम बड़ा है तो उसका एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। ठीक है, जैसे नाम बड़े दर्शन छोटे, ये कहावत सुनी है ना। तो अब इसका नाम बड़ा है लेकिन दर्शन कैसा, छोटा है, तो एल्यूमिनियम का कटिंग एंगल 30 डिग्री। जिंक का पूछे, जिंक में कटिंग, अगर हमें जिंक में कटिंग क्रिया करनी है तो चीजल का कटिंग पॉइंट एंगल कितना होगा, तो चीजल का हमारा कटिंग पॉइंट एंगल, अब इसका नाम छोटा है तो एंगल कितना हमारा ज़्यादा होगा, 35 डिग्री। तो क्योंकि चीजल और यहाँ पर जिंक और एल्यूमिनियम में कन्फ्यूजन हो सकता था, इसलिए मैं यहाँ पे आपको ट्रिक बताइए। अगर आपको पहले से याद है तो अच्छी बात है। तो आपको याद रखना है कि चीजल को जो हमारा पॉइंट एंगल है किस पर निर्भर करता है, कि हमारा जॉब का मटेरियल कैसा है, हमारा पदार्थ का मटेरियल कैसा है, उस पर हमारा चीजल का कटिंग एंगल निर्भर करता है। तो यहाँ पर ये भी आपको याद हुआ कि अगर हमारा हार्ड मटेरियल है तो चीजल का पॉइंट एंगल कैसा रखेंगे, अधिक रखेंगे। अगर हमारा जो जॉब है वो सॉफ्ट है तो उसमें चीजल का जो हमारा कटिंग एंगल होगा वो कम रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आगे इन्होंने बताया भी है कि मृदु पदार्थों हेतु हल्के कोण, मतलब अगर हमारा सॉफ्ट मेटल है तो उसके लिए हम कैसा एंगल रखेंगे, हम हल्का एंगल मतलब कम एंगल रखेंगे। अगर हमारा कठोर मेटल है तो उसके लिए हम कैसा एंगल रखेंगे, अधिक एंगल रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल हमने दिया कि मान लीजिए एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे हमारी हाई कार्बन स्टील हार्ड मेटल है लगभग, है ना। तो हाई कार्बन स्टील के लिए चीजल का पॉइंट एंगल कितना रखते हैं, हाई कार्बन स्टील में कटिंग क्रिया करने के लिए लगभग 65 डिग्री चीजल का एंगल रखते हैं। चीजल का कटिंग एंगल कितना होता है, 65 डिग्री होता है। किस मेटल के लिए, 65 डिग्री के लिए। जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि सामान्य कार्य के लिए चीजल का पॉइंट एंगल कितना होता है, सामान्य कार्य के लिए चीजल का पॉइंट एंगल 55 डिग्री होता है। ठीक है, सामान्य कार्य के लिए चीजल का पॉइंट एंगल बहुत बार पूछा जाता है तो 55 डिग्री। या एग्जाम में पूछा जाए कि बताइए माइल्ड स्टील की कटिंग क्रिया करनी है तो हमारा चीजल का पॉइंट एंगल कितना होगा, तो क्या बताओगे, 55 डिग्री बताओगे। अगर माइल्ड स्टील नहीं दिया है, सामान्य कार्य लिखा है, नॉर्मल पर्पल लिखा है, सामान्य कार्य के लिए किसका यूज करते हैं, कितने डिग्री का एंगल, तो वहाँ पे हम 55 डिग्री का यूज करते हैं। ये काफ़ी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, इनको याद रखना है। और आके यहीं पर एक और ट्रिक बता देते हैं, जब भी आपका यहाँ पे हमने क्या बताया, कटिंग एंगल, ये कटिंग एंगल है। अब झुकाव एंगल भी एग्जाम में पूछा जाता है तो ट्रिक हम आपको बता देते हैं। किसी भी चीजल का जो हमारा कटिंग एंगल होता है उसमें अगर हम 7 का भाग दे दें तो वो हमारा निकल के आता है झुकाव एंगल। झुकाव एंगल क्या होता है, जैसे वो आगे हम बताएंगे झुकाव एंगल क्या होता है, कैसे उसको निकालते हैं 7 का भाग दे के, वो भी हम आगे आपको बताएंगे। सही कोण और कोण के झुकाव से सही रेख अवंतर का कोण बनता है। एग्जाम में कैसे पूछ सकता है कि राइट एंगल एंड इंक्लिनेशन एंगल। इंक्लिनेशन एंगल मतलब वही जो हमने झुकाव, चीजल का झुकाव एंगल। चीजल का झुकाव एंगल क्या होता है, ये हमारी मान लीजिए चीजल बनी हुई है तो ये जो झुकी हुई चीजल है ये हमारा क्या कहलाता है, जो इतना एंगल है ये हमारा झुकाव एंगल कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा ये क्या होता है, इसके बीच का हमारा एंगल क्या होता है, वो हमारा क्या होता है, पॉइंट एंगल होता है। ठीक है, फिर से सुनिएगा, गड़बड़ हो रहा है ना, यहाँ पर सुनिएगा। ये अगर मान लीजिए कोई ये हमारी जॉब का सरफेस है, इसमें हमारी चीज़ें इस टाइप से बनी हुई है, तो अगर हमारा झुकाव एंगल पूछा जाए तो झुकाव एंगल जो होता है वो हमारे कटिंग एज के जो एक्सिस लाइन होती है, एक्सिस लाइन से और जॉब की सरफेस के बीच में जो हमारा ये एंगल बनता है ये हमारा इंक्लिनेशन एंगल होता है, जिसे हम झुकाव एंगल कहते हैं। जो हमारा पॉइंट एंगल होता है वो क्या होता है कि जैसे हमारा मान लीजिए चीजल बना हुआ है, ठीक है, हमारी चीजल बनी हुई है तो इसकी एक टॉप फलक होगी, है ना, एक टॉप फलक होगी, और इस कटिंग एज की क्या होगी, एक बॉटम फलक होगी, है ना, ये बॉटम फलक होगी। तो इसके बीच में जो हमारा जो कटिंग एंगल बनता है वही हमारा पॉइंट एंगल कहलाता है। तो इसका ऐसे पूछा जाता है कि चीजल का टॉप फलक एंड
बॉटम फलक के बीच में बना एंगल हमारा पॉइंट एंगल कहलाता है। तो ये हमारा पॉइंट एंगल होता है। और ये जो एक एक्सिस लाइन होती है, इस एक्सिस लाइन से यहाँ तक का जो हमने बताया था वो क्या होता है, वो हमारा होता है झुकाव एंगल। अगर अभी भी आपको डाउट लग रहा है, समझ में नहीं है, तो आगे इसमें फिगर से रिलेटेड दिया गया है, वहाँ पे आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। सही कोण और कोण से झुकाव से सही रेख और अंतर कोण पता चलता है। मतलब कि अगर हमारा सही एंगल है और झुकाव एंगल सही है तो उससे हमें क्या पता चलता है, हमें रैक एंगल पता चलता है और क्लियरेंस एंगल पता चलता है। ठीक है, अगर हमारा सही एंगल है चीजल का, ठीक है, पॉइंट एंगल अगर हमारा सही दिया हुआ है और कोण का झुकाव पता है तो हम उससे क्या पता कर सकते हैं, सही रैक एंगल और क्लियरेंस एंगल हम लोग मालूम कर सकते हैं। जैसे कि इन्होंने एक फिगर दिया है और इन्होंने बताया है कि ये हमारा कौन सा है, ये हमारा इंक्लिनेशन एंगल है, झुकाव एंगल। एक यहाँ पर चीजल की जो हमारी किसी भी कटिंग टूल से अगर कोई एक मध्य रेखा खींची जाती है तो उसे हम बोलते हैं एक्सिस लाइन। और ये एक एक्सिस लाइन खींची गई है और ये हमारी एक जॉब की सरफेस है, ये हमारा जॉब रखा हुआ है। इस जॉब के बीच में, ठीक है, इस एक्सिस लाइन और जॉब की रेखा, इस जॉब की रेखा के बीच में हमारा जो एंगल बनता है वो हमारा झुकाव एंगल कहलाता है। ठीक है, झुकाव एंगल आप समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रैक एंगल। रैक एंगल क्या होता है, रैक एंगल यहाँ पर भी हम बता देते हैं। मान लीजिए इस जॉब के एक लंबवत रेखा हम लोग खींचते हैं, एक लंबवत रेखा, ठीक है, जॉब के एक लंबवत रेखा खींचते हैं और इसकी जो चीजल की जो एक कटिंग एज की टॉप फलक बताई थी ना, है ना, तो वो हमारा यहाँ पर इसके बीच का जो एंगल होता है वो रैक एंगल। हमने बताया था कि एक चीजल का टॉप फलक होता है और एक चीजल का बॉटम फलक होता है ना। तो वो हमने जो टॉप फलक बताया था और एक ये जॉब के सरफेस के लंबवत रेखा, इसके बीच में हमारा एंगल जो होता है वो रैक एंगल होता है। ये जो चीजल की बॉटम फलक है और ये जॉब की जो सरफेस है, इसके बीच में जो हमारा एंगल बनता है, ये हमारा एंगल कौन सा होता है, ये हमारा क्लियरेंस एंगल होता है। ठीक है, तो क्लियरेंस एंगल क्या होता है, चीजल के बॉटम फेस जो हमारा नीचे कटिंग एज होता है वो, और हमारा जो जॉब का सरफेस है उसके बीच में जो हमारा कोण बनता है वो क्लियरेंस एंगल होता है। और जो हमारा रैक एंगल क्या होता है, एक जॉब का सरफेस की जो ये रेखा है इसके लंबवत एक लाइन खींचेंगे, इस लंबवत रेखा और चीजल का जो हमारा टॉप फलक है, एक कटिंग एज का जो टॉप फलक है उससे एक लाइन खींचेंगे और उससे जो हमारा एक बीच में जो एंगल बनता है वो हमारा रैक एंगल होता है। अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, रैक एंगल क्या होता है कि रैक एंगल गामा कर्तन नोक से ऊपरी फलक एवं कर्तन धार की कार्य सतह को लंब के बीच का कोण होता है। इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं, आपको समझ में नहीं आया होगा। ये क्या कह रहे हैं कि रैक एंगल जो होता है, जैसा कि हमने बताया कि कटिंग एज का ऊपरी फलक है ना, हमने बताया था कि चीजल के कटिंग एज का टॉप फलक है ना, हमने बनाया था ना कि चीजल है और फिर से यहाँ पे बना देते हैं, ये चीजल, ये एक जॉब है और इस एक हमने एक ऐसे रेखा खींच दी और इस पर एक मान लीजिए चीजल बनी हुई है और इस क्या कह रहा है, कटिंग एज से टॉप फलक, ये हमारा कटिंग एज है, इसका एक टॉप फलक होगा, इसे एक लाइन खींच देते हैं, है ना। तो लाइन जब हमने खींचा तो कैसे खींचेगी हमारी, ये देखिए हमने कैसे लाइन खींच दी। फिर क्या कह रहा है कि टॉप फलक एवं कर्तन धार की सतह के लंब बीच, कर्तन धार की सतह, तो कर्तन धार की सतह कौन सी है, ये हमारी कर्तन धार की सतह है, जॉब की सतह। कार्य सतह किसे बोलते हैं, जॉब सतह बोलते हैं, ये जॉब सतह। तो जॉब सतह के लंब, तो जॉब सतह की लंबवत रेखा यही तो होती है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा रैक एंगल कहलाता है। समझ में आ गया होगा ना, ठीक है, अच्छे से आ गया होगा कि चीजल का टॉप फलक एवं कर्तन धार का जो हमारी कटिंग एज होती है, जो सतह होती है, उसके बीच में जो हमारा एंगल बनता है वो हमारा रैक एंगल कहते हैं। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो आगे जैसा कि हमने बताया कि फिगर दिया है तो उससे जो है बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्लियरेंस एंगल क्या होता है, क्लियरेंस एंगल होता है अवकाश कोण। जैसे कि हमने बताया कि क्लियरेंस एंगल होता है जो कटिंग एज होता है, चीजल का कटिंग एज का वो बॉटम वाला फेस है ना, निचले फलक मतलब बॉटम फेस एवं कर्तन धार से शुरू होकर कार्य जॉब से स्पर्श रेखा के बीच, है ना। कटिंग एज का एक जो हमारा बॉटम फलक था, ठीक है,
और जो हमारा जॉब का सरफेस है उसके बीच में बना कोण क्लियरेंस एंगल कहलाता है। नहीं समझ में आया तो चलिए, अब वो फिगर आ चुका है जिसके बारे में बता रहे थे, इसमें आप अच्छे से समझ जाओगे। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग से समझेंगे, जिस भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया तो अच्छे से समझिए, जिनको आ गया तो ध्यान से देखिए, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी जॉब की रेखा है। ठीक है, ये जहाँ पे ये जो एक रेखा खींची जा रही है, ये हमारी कटिंग एज की बॉटम फलक कहलाती, क्या कहलाती है, दो नामों से जानते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे बॉटम फेस बोल सकते हैं और हिंदी में बोलेंगे निचला फलक। तो बॉटम फेस हो गया और ये जॉब की एक रेखा हो गई, इसके बीच में जो हमारा एंगल बनता है ये हमारा क्लियरेंस एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा, ये क्लियरेंस एंगल कहलाता है। क्योंकि देखिए वहाँ पर ऊपर इनको आप भूल जाइए, गामा अल्फा भूल जाइए, बस आप ये समझिए किसको हम क्लियरेंस एंगल कहते हैं और किसे रैक एंगल कहते हैं। तो क्लियरेंस एंगल समझ लिया। रैक एंगल क्या होता है, ये हमारी क्या है, एक जॉब रखा हुआ था, तो जॉब के लंबवत एक रेखा खींचते हैं 90 डिग्री में, और जो कटिंग एज, जो हमारी चीज़ल की कटिंग एज की एक बॉटम फलक होती है, जैसे हमने टॉप फलक ये बताया था ना, बॉटम फलक बताया था, वैसे एक टॉप फलक होती है। क्योंकि चीज़ल का कटिंग एज होता है ना, तो उसमें एक टॉप फलक होगा और एक हमारा होगा बॉटम फलक होगा। तो ये हमारा क्या है, टॉप फलक है। इसके बीच में जो एंगल बनता है वो रैक एंगल कहलाता है। समझ में आ गया होगा। दूसरा हमारा एंगल कौन सा, पॉइंट एंगल। तो कटिंग एज का ये हमारा टॉप फलक, एक होता है बॉटम फलक, इसके बीच में एंगल जो हमारा बनता है वो हमारा पॉइंट एंगल कहलाता है। एग्जाम पूछा जाता है कि चीज़ल का टॉप फलक एंड बॉटम फलक के बीच में बना कोण हमारा क्या कहलाता है, पॉइंट एंगल कहलाता है। इंक्लिनेशन एंगल क्या होता है, एक यहाँ पे रेखा खींच रहे हैं, एक इंक्लिनेशन क्या होता है, चीज़ल की एक्सिस लाइन और जॉब की जो एक सरफेस है, इसके बीच में जो हमारा एंगल बना है वो हमारा क्या कहलाता है, इंक्लिनेशन एंगल कहलाता है। तो लगभग सारे एंगल हमने बता दिए। रैक एंगल बता दिया, ये हमारा रैक एंगल है ना, ये हमारा क्या है, रैक एंगल हमने आपको बताया। ठीक है, दूसरा हमने आपको बताया ये हमारा कौन सा, पॉइंट एंगल है, और ये हमने कौन सा बताया, ये हमने बताया आपको क्लियरेंस एंगल, और ये हमने कौन सा बताया, ये हमने आपको बताया झुकाव एंगल, और ये वाला रैक एंगल। ठीक है, याद हो गए होंगे। इससे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अब आपको ये तो याद हो गए होंगे, अच्छे समझ में आ गया। अब क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा जाता है, एग्जाम में ऐसे पूछता है कि अगर चीज़ल का क्लियरेंस एंगल कम किया जाए तो क्या होगा, रैक एंगल अधिक किया जाए तो क्या होगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम यहाँ पे यहीं पर आपको बता देते हैं, अगर चीज़ल का मान लीजिए ये चीज़ल, ये हमारी चीज़ल बनी हुई है। ठीक है, ये हमारी चीज़ल बनी हुई है। इसको अगर मान लीजिए आप सोचो, अगर आप इसको हम झुकाओगे, तो जब झुकाओगे, झुकाने से क्या क्या कम होगा, झुकाने से क्या क्या कम होगा, इसका झुकाव एंगल कम होगा, बिल्कुल सही बात है। और क्या कम होगा, इसका क्लियरेंस एंगल कम होगा, है ना। क्योंकि चीज़ल जब मान लीजिए यहाँ पर अभी है और चीज़ल को जब झुका देंगे तो वो यहाँ से यहाँ आ सकती है, यहाँ से यहाँ सकती है, तो चीज़ल का झुकाव एंगल भी कम हो जाएगा, जो कि झुकाव एंगल यहाँ से यहाँ तक होता है। और जो हमारे यहाँ पे ये जो हमारा क्या था, ये हमारा क्लियरेंस एंगल था, वो यहाँ से यहाँ तक पहले था, अब वो यहाँ से यहाँ तक हो गया है, तो ये क्लियरेंस एंगल भी कम हो गया। तो कभी भी अगर चीज़ल को झुकाने की बात करें कि चीज़ल को क्या है झुकाया गया, तो उसमें हमारा झुकाव एंगल कम हो जाएगा और रैक एंगल कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम क्लियरेंस एंगल कम करें तो क्या होगा। ठीक है, तो क्लियरेंस एंगल अगर हम कम करते हैं, अगर अभी हमने रैक एंगल बोला हो तो उसे गलत समझिएगा। अगर हम क्लियरेंस एंगल कम करेंगे तो इससे क्या होगा, देखिए अब जो चीज़ल ऐसी थी जो हमारी जॉब में कटिंग क्रिया कर रही थी, अब जब इसको हम नीचे झुका देंगे तो चीज़ल हमारी फिसलती है। चीज़ल क्या है, जॉब में फिसलती है। तो ऑप्शन रहता है कि चीज़ल हमारी जॉब में धंसेगी, सेकंड ऑप्शन रहता है चीज़ल हमारी जॉब में फिसलेगी। तो राइट आंसर क्या लगाओगे आप, चीज़ल हमारी जॉब में फिसलेगी, ये हमारा राइट आंसर होता है। क्यों, क्योंकि जब चीज़ल हमारी तिरछा होगी तो वो फिर हमारी क्या होती है, जॉब में हमारी फिसलती है। तो ये दोनों, अगर हम झुकाव एंगल कम करेंगे तो भी ये चीज़ होगी, अगर हम क्लियरेंस एंगल कम कर रहे हैं तो भी होगा, क्योंकि हमारी चीज़ल झुक रही तो वो हमारी फिसलेगी जॉब पर। अब क्वेश्चन आता है कि अगर रैक एंगल कम या ज़्यादा कर रहे हैं, है ना, रैक एंगल कम कर रहे हैं ज़्यादा कर रहे हैं तो क्या होगा। तो अब मान लीजिए यहाँ पर रैक एंगल अभी क्या है, अभी के केस में रैक एंगल जैसा भी है ठीक है। अगर हम यहाँ पर झुकाव एंगल यहाँ पर कम करेंगे, किसी चीज़ल का झुकाव एंगल कम करेंगे तो हमारा रैक एंगल भी बढ़ेगा। ठीक है, अगर किसी झुकाव एंगल कम करेंगे या
क्लियरेंस एंगल कम करेंगे तो हमारा रैक एंगल क्या होगा, बढ़ेगा। जब रैक एंगल हमारा बढ़ेगा तो फिर हमारा यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रैक एंगल किसी चीज़ल का अधिक है तो उसमें क्या होगा, उस केस में भी हमारी चीज़ल क्या है, फिसलेगी। क्योंकि रैक एंगल अगर अधिक है तो मतलब क्या है, हमारी चीज़ल मतलब कि नीचे की ओर झुकी हुई है तभी वो फिसलेगी। ठीक है। अब पूछा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि रैक एंगल अगर कम है, रैक एंगल कम का मतलब यहाँ पे मान लीजिए चीज़ल का फिगर बना हुआ है और रैक एंगल जब कम कर देंगे तो यहाँ पर चीज़ल आ सकती है। ठीक है। यहाँ पर चीज़ल, जब चीज़ल यहाँ से यहाँ आ गई है तो उसका रैक एंगल कुछ ना कुछ कम होगा, है ना, क्योंकि जब हमारी चीज़ल यहाँ थी तो उसका टॉप फलक यहाँ से आ जाएगा, तब हमारा थोड़ा सा रैक एंगल कम हो जाए। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि चीज़ल का अगर रैक एंगल कम है तो क्या दोष होगा। तो दोष ये होगा कि चीज़ल हमारी जॉब में धंसती है। क्यों धंसती है, जब हमारी चीज़ल क्या होगी, बिल्कुल सीधी, लगभग सीधे होने की दशा में होगी तो वो जॉब में धंसेगी, है ना। जॉब में धंसेगी मतलब जॉब में अंदर प्रवेश करेगी, धंस जाएगी, जो चीपिंग क्रिया कर रहे थे प्रॉपर वो नहीं होगा। तो ये भी एग्जाम में ऐसे पूछता है। ठीक है। तो अगर एग्जाम में क्लियरेंस एंगल कम करे तो हमारी चीज़ल फिसलेगी। क्लियरेंस एंगल अगर अधिक कर रहे हैं, क्लियरेंस एंगल अगर यहाँ से यहाँ तक कर दिया है तो चीज़ल, क्योंकि क्लियरेंस एंगल गैप कर दिया, ज़्यादा कर दिया, क्लियरेंस एंगल बढ़ा दिया तो चीज़ल हमारी यहाँ पे आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी, तो उस केस में भी हमारी चीज़ल फिसलेगी। तो सभी के नाम अलग अलग यहाँ पर हम नहीं बता सकते हैं, सभी के अलग अलग मतलब कैसे, झुकाव एंगल कम होगा तो क्या होगा, झुकाव एंगल अधिक होगा तो क्या होगा, क्लियरेंस एंगल कम होगा तो क्या होगा, क्लियरेंस एंगल अधिक होगा तो क्या होगा, रैक एंगल कम होगा क्या होगा, रैक एंगल अधिक क्या होगा क्या होगा। देखो 6 क्वेश्चन बन गए, तो 6 क्वेश्चन इससे बन गए, है ना। तो अब क्या है, सभी आपको फंडामेंटल समझ में आ जाना चाहिए। फंडामेंटल समझ में आ गया तो किसी टाइप से भी क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, आप आंसर लगा दोगे, है ना। बस आपको याद रखना है माइंड में कि चीज़ल अगर झुकेगी तो हमारा झुकाव एंगल कम होगा और क्लियरेंस एंगल कम होगा। अगर चीज़ल ऊपर की ओर उठेगी तो उसका रैक एंगल कम होगा और हमारा क्या कम हो सकता है, रैक एंगल कम होगा और क्या कम होगा, ठीक है, यही कम होगा, केवल रैक एंगल। तो चीज़ल अगर ऊपर की ओर उठ रही है तो उसका हमारा रैक एंगल कम हो, और रैक एंगल कम हो रहा है मतलब चीज़ल हमारी जॉब में धंसेगी। ठीक है। तो ये हमने आपको याद करा दिया। अब यही यहाँ पे डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा। इस दशा में कर्तनधार, ये किस दशा के बारे में बात कर रहा है, ये हमारा बात कर रहा है क्लियरेंस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। क्लियरेंस एंगल के बारे में बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है कि इस दशा में कर्तनधार जॉब कार्य में नहीं घुसेगी और चीज़ल फिसल जाएगी। ये किस केस में होगा, जब हमारा चीज़ल का क्लियरेंस एंगल अधिक है। चीज़ल का क्लियरेंस एंगल हमारा अधिक नहीं, क्या होगा, कम होना चाहिए। अगर क्लियरेंस एंगल हमारा कम है, ठीक है, चीज़ल का जो हमारा क्लियरेंस एंगल है अगर वो हमारा कम है तो चीज़ल जो है जॉब में घुसेगी नहीं, धंसेगी नहीं, और क्या होगा, दूसरा चीज़ल हमारी फिसलेगी, है ना। जैसे कि हमने बताया था, अगर ये चीज़ल झुक जाएगी तो फिर चीज़ल हमारी फिसलेगी और जॉब में धंसेगी नहीं। तो ये हमारा होता है क्लियरेंस एंगल के बारे में। अगर क्लियरेंस एंगल क्या हो जाएगा, हमारा अधिक हो जाएगा। ठीक है। चलिए, यहाँ पर क्लियरेंस एंगल के बारे में हम लोग को समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर हमारा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट पॉइंट है यदि अवकाश कोण बहुत बड़ा है तो रैक एंगल क्या होता है, घटता है। तो हमने बताया था कि यदि क्लियरेंस एंगल क्या है, अधिक है, तो क्लियरेंस एंगल अधिक है तो रैक एंगल क्या होगा, घटेगा। अगर क्लियरेंस एंगल कम है, अगर क्लियरेंस एंगल कम हो रहा है तो उधर हमारी चीज़ल क्या होगी, चीज़ल का जो रैक एंगल है वो हमारा बढ़ेगा। तो कोई भी चीज़ है, अगर ये हमारा बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या पॉइंट है कि कर्तनधार जॉब कार्य में प्रवेश करता है और कर्तन कार्य धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ठीक है। तो इसमें कोई पॉइंट आपको याद करने का वही है, ये बस ये पॉइंट कि अगर हमारा क्लियरेंस एंगल अधिक है तो रैक एंगल हमारा कम होगा। एक फिगर यहाँ पे दिया गया है, जॉब की एक सरफेस लाइन है और जो कि हमने पहले भी बताया, और एक एक्सिस लाइन है, इसके बीच में जो हमारा बना कोण है वो हमारा झुकाव एंगल कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्लियरेंस एंगल क्या देखिए, यहाँ पे क्लियरेंस एंगल हमारा अधिक हो गया है, क्लियरेंस एंगल यहाँ पे आपका अधिक हो गया, यहाँ पर हमारा देखिए यहाँ पर ऐसे हो गया। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि झुकाव एंगल क्या होता है और हमारा क्लियरेंस एंगल क्या होता है।
ठीक है। तो आप आज की क्लास में आपको अच्छे से समझ में आया ना कि क्लियरेंस एंगल को कम करेंगे ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, और झुकाव एंगल को कम करेंगे ज़्यादा क्या होगा। तो ये सब कुछ हमने बताया। चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, बताइए चीज़ल का अगर हम रैक एंगल अधिक करेंगे तो क्या होगा। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे पब्लिक कमेंट में कि चीज़ल का अगर हम रैक एंगल अधिक करेंगे तो क्या होगा। ये आज की क्लास की इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्रोनिंग के बारे में। क्रोनिंग क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्रोनिंग के बारे में, जो क्लास हमारी कल होगी, ठीक है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे नए क्लास में। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि नेक्स्ट क्लास आपको मिलेगी। लाइक शेयर नहीं करेंगे तो फिर क्लास आपको नहीं मिलेगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।